दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक के पेपर की। सामाजिक का पेपर जो आपके होने वाला है पूरा मॉडल पेपर है। इस वीडियो को पूरा आप देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो देखते हैं आपकी जो सामाजिक का पेपर है कक्षा 10 का 80 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? बारदोली जो सत्याग्रह आंदोलन था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। भाप के इंजन से संबंधित है तो भाप के इंजन का आविष्कार पता है आपको, किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका कौन सी थी? तो वो साप्ताहिक थी, एक सप्ताह में एक बार निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 27% भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरिस्का बाग कहाँ पर है? सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का अलवर। नेक्स्ट, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार कौन सा है? तो समुद्री परिवहन, जो जल में परिवहन होता है वो समुद्री परिवहन। नेक्स्ट, सिंहली किस देश की राजभाषा है? तो जो सिंहली है श्रीलंका देश की राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22। राजस्थानी भाषा को जोड़ने का इसमें काम चल रहा है, लेकिन अभी राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो था 919। इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? तो काशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? बैंक है, इसमें सहकारी समितियां भी है, लेकिन साहूकार ऋण में कोई शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है किसको? WTO को निर्धारित करता है, WTO। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब? तो 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। कच्चा तेल क्या है? गैर नवीनीकरण का संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किससे है? तो ये पंजाब से है। शासन प्रणाली यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे ना। बांधों को जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। नेक्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक पंक्ति में उत्तर देना है। बेकार क्या है? तो बिना मजदूरी दिए गए काम करना ही बेकार कहलाती है, यानी जिसके पैसे भी नहीं मिलते हैं वहाँ पर काम कराया जाता है, उसको कहते हैं अपन बेकार प्रथा। ठीक है। फ्लाई शटल क्या है? तो फ्लाई शटल बुनाई में प्रयोग होने वाली रस्सियाँ और पुलियों द्वारा चलने वाला एक औजार होता है। रस्सियाँ और पुली के द्वारा उसको चलता है, उसको कहते हैं फ्लाई शटल। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, तो विधायिका, एक कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तीनों आप याद रखना। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था, कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। कौन कौन से? एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करो। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, उसको सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं। नेक्स्ट, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में
खिन्नता, उत्तेजना के साथ साथ श्रवण अक्षमता, हृदय गति और रक्तचाप और चिड़चिड़ापन आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती। नेक्स्ट, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने। चौथा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। उसके बारे में सुझाव देने 1928 में भारत पहुंचे और साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? एक तो गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाई थी और सार्वजनिक पुस्तकालय खोले थे इस मुद्रण संस्कृति ने। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखना। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? 2 तर्क लिखने। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? 2 तर्क। पहला है, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। और दूसरा है, लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, जिसमें कार्यकुशलता बनी रहती है। तो ये दोनों तर्क आपको बताएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो 2 प्रावधान कौन से? भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है, नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के 2 कारण दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदु दो। तो राजनीतिक दलों के नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाए, पहला तो, और राजनीतिक दलों के लिए आयकर की रिटर्न भरना अनिवार्य कर दी जाए। नेक्स्ट, लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां कौन कौन सी? तो लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां, गरीब मुल्कों के आर्थिक विकास में लोकतंत्र तानाशाही शासन से बेहतर है, और लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय या पैसा अपनाने का या जहाँ चाहे वहाँ निवेश करने का अधिकार देता है। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण? विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से, ताकि वे भी बेहतर जीवन जी सके। विकास की धारणीयता के से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन को भी बल मिलता है। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम समझते हैं कि इसमें आयात और निर्यात एवं विदेशी निवेश पर से सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना, व्यापारियों द्वारा किए जा रहे उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना। दूसरा, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देना। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए, पहाड़ी ढालों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई करनी चाहिए। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 2 लक्ष्य बताइए। नर्मदा बचाओ यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित है। इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कम हुआ है, क्यों? इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हुआ, क्योंकि हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम उच्चावच रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल भूमि के कारण रेल परिवहन के विकास में सहायक हो रहा है। अब आता है पारसी। 100 शब्दों में उनके उत्तर देने। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी या गहन जीविका कृषि को समझाते हुए प्रमुख समस्याएं बताएं आपको। तो अपन यहाँ पर देखते हैं चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल है। चावल की खेती के लिए डेल्टाई मिट्टी आवश्यक होती है। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक की अवधि में उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और चावल का पौधा 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहता है। ठीक है, तो ये चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। अगला क्वेश्चन, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारण बताने। तो 1929 की जो महामंदी आई थी
उसमें 1930 के मध्य बनी रही थी। इस काल में औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में भारी कमी रही। यह कमी अधिक समय तक बनी रही और इस काल में विश्व के अधिकतर भाग में उत्पादन, रोजगार, व्यापार में अचानक भयानक गिरावट आई। महामंदी के कारण कृषि उत्पादकों का अधिक उत्पादन हुआ और अमेरिका से कर्ज न मिलना, ये भी 1929 की महामंदी थी। अमेरिका ने कर्ज देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, 4 प्रमुख विशेषता अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो दोहरा शासन। संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबंध होता है, एक केंद्रीय शासन और दूसरा प्रांतों में। शक्तियों का बंटवारा। संघात्मक सरकार में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र तथा राज्य के बीच किया जाता है। दोनों ही सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। लिखित एवं कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान लिखित और कठोर होता है। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। संघात्मक शासन में केंद्र तथा प्रांतों के आपसी विवादों को निपटाने का संविधान मौलिक प्रावधानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय? बेरोजगारी के 2 प्रकार बताइए। तो बेरोजगारी यानी बेरोजगार से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति काम करने के योग्य है तथा काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, उसको कहते हैं बेरोजगार। बेरोजगारी के 2 प्रमुख कारण। खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता तथा पूरी तरह बेरोजगार रहते हैं। दूसरा है छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी जिसमें लोगों को योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता। वे रोजगार पर तो लगे रहते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता, इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। अब आता है निबंधात्मक प्रश्न। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। तो वस्तु विनिमय के दोष एक मुद्रा के कार्य। या इसके अथवा में देखो तो साख से क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक शैक्षिक साख की संक्षिप्त व्याख्या करो। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय के दोष और मुद्रा के कार्य पढ़ते हैं। वस्तु विनिमय के क्या दोष? वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है जिससे संतोषजनक व्यवहार नहीं हो पाता है, लेन देन में भी अधिक समय लगता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण में अत्यधिक कठिनाई आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाज्यता का अभाव होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संग्रह करने में अत्यंत कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य। मूल्य का मापन। मुद्रा मूल्य के मापन का कार्य करती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं को आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। व्यापार में मुद्रा कार्य। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की जाती है क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं का क्रय करके दूसरे स्थान पर विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन करना। इसके अथवा में था ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या बदलाव आए उनको अपन यहाँ पर देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा की गई। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों में क्रांतिकारियों के पितृभूमि और नागरिकों जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ली। इंटेस्ट जनरल चुनाव पर सक्रिय नागरिकों के समूह से किया जाने लगा। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था चुनी गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। पेरिस की फ्रेंच बोली को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। इस क्रांति के बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में जिन क्रांतिकारी सिद्धांतों जैसे एक नागरिक संहिता का निर्माण, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति आदि को सम्मिलित किया, वे राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति थे। अब नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन आएगा। भारत के मानचित्र में आपको कुछ नगर दे रखे होंगे, उनको पढ़ना। तो यहाँ पर भारत के मानचित्र में एक तो सिंगरौली, एक रानीगंज, एक सिंगरैनी और एक नेवेली आपको भरना है। तो यहाँ पे भारत का मानचित्र बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका सिंगरौली है और ये रानीगंज और ये सिंगरैनी और ये नेवेली। ठीक है, इस प्रकार ये अपना आज का जो सामाजिक का पेपर था इसी प्रकार का पेपर आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।